पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ वागीसाद्याः सुमनसः वर्णार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याहो तं नमामि विनायकम्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मैं गुरुजी को प्रणाम करते हुए गुरुजी से, सभाध्यक्ष गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कार्यक्रम आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। जी, कार्यक्रम प्रारब्धताम। जी, नमो नमः। आज इस शुभ अवसर पे संस्कृति विकास संस्थान झारखंड प्रांत द्वारा हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान माला में आभासीय पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों, विद्वानों, संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत गौरव का क्षण है जो इस आभासीय पटल के माध्यम से हमारे विशिष्ट विद्वान, हमारे शिक्षा के गुरुजी, मतलब जो कुछ हूँ आज उन्हीं के कृपा से हूँ। ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुजी सभाध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। नाम लेना उचित नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा। ऐसे हमारे गुरुजी प्रोफेसर सुरेश्वर झा गुरुजी तथा डॉक्टर राघव झा गुरुजी उपस्थित हैं तथा डॉक्टर मोनिका मिश्रा महोदया भी उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले शास्त्र नियम जो है सर्वप्रथम मंगलाचरण का विधान है, तो इसलिए हम मंगलाचरण के लिए, वैदिक मंगलाचरण के लिए निवेदन करता हूं आचार्य सुमन कुमार झा जी से, जो आके वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आचार्य सुमन कुमार झा जी। हरि ओम मा सदसस्पते मद्भूतं प्रियमिन्दरस्य काम्यं मा शानिं मेधामया शिखग्स्वाहा यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधायाग्ने मेधाविनं कुरुस्वाहा मेधां मे वरुणो दधातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य सुमन कुमार झा जी। लौकिक मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन करता हूं धनंजय कुमार मिश्र जी को, वो आके लौकिक मंगलाचरण प्रस्तुत करें। धनंजय कुमार मिश्र जी। विघ्नाध्वांत निवारणे कतरणिर् विघ्नाटवेहव्यवाट् विघ्नाभ्यालकुलाभिमान करुणो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदनपविर् विघ्नाम्बुधैर्वाडवो विघ्नाघौघघन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः विघ्नाघौघघन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय मिश्र जी आपका। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम का विषय है हिंदी भाषा के संवर्धन में संस्कृत का योगदान। इस विषय पे आज इस
संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के द्वारा ये महनीय कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोगों को अपने उद्बोधन से धन्य करने वाले हैं आदरणीय गुरुजी, उपस्थित आदरणीय गुरुजी लोग। तो सबसे पहले मंगलाचरण के उपरांत स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रमोद शर्मा जी को, जो कि लक्ष्मी नारायण +2 उच्च विद्यालय खूंटी झारखंड में कार्यरत हैं पीजीटी शिक्षक के रूप में, और संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रमोद शर्मा जी से वो अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबों को नमस्कार। तो मैं सबसे हर्ष की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज इस आभासित पटल पर मेरे गुरुजी जो मुझे पढ़ा चुके हैं वो उपस्थित हैं। उन प्रातः स्मरणीय उस गुरुजी को मैं चरणों में अपना वंदन अर्पित करता हूँ, नमस्कार अर्पित करता हूँ। इस संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गुरुजी जो मुझे पढ़ाए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस बीच इस बैठक का, इस व्याख्यान माला का जो सबसे बड़ी व्याख्यात्री मोनिका मिश्रा जी जो प्रोफेसर हैं, उनका मैं इस मंच पर इस व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही डॉक्टर राघव झा जो हमारे सहपाठी थे, मेरे साथ पढ़ते थे, साथ ही वे मेरे बड़े हर्ष की बात है कि आज आमने सामने बैठा हूं इस आभासित पटल पर, और वे हमारे गुरु भाई भी। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने गुरु भाई को, अपने सहपाठी को इस मंच पर स्वागत करने का, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज अन्य लोगों से पूरी तरह से परिचित न होने के कारण में अन्य व्यक्तियों का नाम न लेते हुए मैं सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस व्याख्यान माला में आज विषय वस्तु रखा गया है कि हिंदी भाषा के योग में संस्कृत का जो योगदान, हिंदी हमारी जो मातृभाषा है उसके बारे में रखा गया है। हमें इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन अभी जानकारी मिल गई कि अभी क्या विषय वस्तु रखा गया है। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाह रहा हूँ, जिसे मैंने कहीं पाया था, उसे संजो करके रखा हूँ, जो हिंदी भाषा के ऊपर है। तो कविता यह है, धरती सारी गोल है, हिंदी भाषा अनमोल है, हमारी यह मातृभाषा है, इससे जन्म जन्म का नाता है। संस्कृत की धारा से निकली यह है बहुत छैल छबीली, सभी उपभाषाओं को साथ लिए चलती है यह राह अकेली। संकटों से यह डरी नहीं, जीवटता की इसमें कमी नहीं, मंजिल पर एक बार चली तो अपनी मंजिल से डिगी नहीं। लंदन न्यूयॉर्क घूम आई, अपना डंका बजा आई, भारत का परचम लहरा आई, हम सबका मान बढ़ा आई। इन्हीं इस छोटी सी कविता के साथ मैं सभी अतिथियों का, सभी विद्वज्जनों का इस आभासित पटल पर
इस व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ अपने दिल का, अपने हृदय का जो हृदयांजलि है, मन की जो पुष्पांजलि है, हर्षांजलि जो है, उसे हम आज समर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अतिथि परिचय के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रवीण कुमार झा जी, जो सदैव शिक्षण क्षेत्र में मुझे मार्गदर्शन करते रहे हैं। ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रवीण कुमार झा जी, जो कि अभी वर्तमान में प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय नारायणपुर जामतारा झारखंड में पीजीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं वो गुरुजनों का परिचय करवाएं। धन्यवाद। नमः सर्वेभ्यो सर्वप्रथम नमो गुरुभ्यो गुरुपादकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमो नारायण पादुकाभ्यो। मैं आज इस कार्यक्रम में जो विषय है हिंदी भाषा के संवर्धन में संस्कृत भाषा का योगदान, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का यथासंभव परिचय प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर मोनिका मिश्रा जी, जो कि मुख्य वक्त्री के रूप में उपस्थित हैं, उनका परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर मोनिका मिश्रा जी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी महिला महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में अध्यापनरत हैं। इससे पूर्व विगत 12 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर चुकी हैं। इनकी समस्त शिक्षा दीक्षा स्नातक से लेकर के परास्नातक पीएचडी, ये सारी उपाधि इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की हैं। इनके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 20 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं तथा 12 से अधिक सेमिनारों में इन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं। भारतीय संस्कृति पर अनुज्ञा प्रकाशन से इनकी एक बहुत ही बहुमूल्य और प्रसिद्ध पुस्तक एक प्रकाशित हो चुकी है, जिसका नाम है इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, जो कि खासी चर्चित है, बहुत ही प्रथित है, लोगों में आदृत भी है, लोगों के द्वारा बहुत अधिक उसे पढ़ा जा रहा है। साथ ही शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यों में भी इनकी विशेष रुचि रही है। विशेष रूप से गायन के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार से पुरस्कृत रह चुकी हैं, बहुत पुरस्कार इनको मिला है। समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन व संचालन कर विद्यार्थियों को उन प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना इनकी विशेष अभिरुचि रही है। इनका अभिरुचि का एक हिस्सा है। हाल ही में संस्कृत भाषा में इन्होंने एक लघु चलचित्र भी बनाया है, जिसका स्वयं इन्होंने निर्देशन भी किया है और उनका निर्माण किया है, जिसका नाम है अपराजिता, जिसका मुख्य थीम है नारी सशक्तिकरण पर इन्होंने इस फिल्म को निर्माण किया है। इस प्रकार मोनिका मिश्रा जी का परिचय है। साथ ही हमारे श्रद्धेय गुरुजी राघव गुरुजी, जो कि सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, गुरुजी का परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर राघव झा केंद्रीय संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा दरभंगा, जो कि बिहार में स्थित है, साहित्य विभागाध्यक्ष पद को संलग्नित कर रहे हैं एवं पूर्व भारत क्षेत्र के संगठन मंत्री भी हैं। जो संस्कृति विकास संस्थान है उसके पूर्वीय भारत क्षेत्र के संगठन मंत्री भी हैं और संस्थान के ऊर्जावान सदैव तत्पर प्रयत्नशील कार्यकर्ता के रूप में प्रख्यात हैं। गुरुजी साहित्य के व्याकरण, दर्शन, कर्मकांड, ज्ञान कांड, स्मृति के प्रकांड विद्वान हैं
भागवत इत्यादि पुराणों के प्रखर वाचक भी हैं, उसके मर्मज्ञ भी हैं। रामचरितमानस पे इनका बहुत अधिक ये कहा जा सकता है कि जो पंक्ति सह बहुत इनको याद है। इस प्रकार गुरुजी संस्कृत और संस्कृति के लिए सदैव तत्पर और प्रयत्नशील रहे हैं। उसके बाद जो प्रातः स्मरणीय ऋषितुल्य गुरुजी प्रोफेसर सुरेश्वर झा गुरुजी, जो कि सभाध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं, उनका परिचय इस प्रकार है। जो प्राचार्य स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं एवं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान बिहार के अध्यक्ष पद को भी समलंकृत कर रहे हैं। गुरुजी व्याकरण शास्त्र के तो ऋषितुल्य हैं ही। ऋषितुल्य क्या, हम लोगों के लिए तो ऋषि ही हैं, ऋषिवत ही हैं। और व्याकरण शास्त्रातिरिक्त साहित्य शास्त्र, दर्शन, पुराण, मीमांसा, न्याय, इनके लिए एक, यदि मैं अपने मेरे हृदय में जो शब्द आ रहा है, जो हमारे संस्कृत में बौद्धों के लिए उपाधि दी जाती है, जो पदवाक्य प्रमाणज्ञ, तो उस उपाधि से भी समलंकृत हैं। तो मीमांसा, न्याय, स्मृति इत्यादि पुराणों के मूर्धन्य विद्वान हैं एवं अद्भुत ज्ञाता हैं, तथा हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी इत्यादि विविध भाषाओं के मर्मज्ञ हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी निष्ठा, सत्य निष्ठा के साथ सतत सेवा दे चुके हैं। अत्यंत छात्र वत्सल हैं और बहुत सारे आधुनिक उपकरणों के बारे में भी गुरुजी का विशेष ज्ञान है। ये एक संस्कृत विद्वान के साथ सामान्यतया नहीं रहता है, लेकिन गुरुजी का मैंने ये तो साक्षात मैंने देखा है, ये भी गुरुजी के साथ है। तो इस प्रकार और बहुत सारे जो विद्वान हमारे मित्र और साथी हैं, उनका परिचय मेरे पास नहीं है। तो इसी के साथ यह परिचय का जो कार्यक्रम है, इसको मैं करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। इस क्रम में आगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्त्री के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्रीमती मोनिका मिश्रा महोदया जी, जो कि पूर्व में आपको बता ही दिया गया है, जो वो माता सुंदरी महिला महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, जो वो अपने वाणी से हम लोगों को अभिसिंचित करने की कृपा करें। श्रीमती मोनिका मिश्रा महोदया जी। नमो नमः सर्वेभ्य। सबसे पहले मैं समस्त उपस्थित संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के झारखंड प्रांत के समस्त विद्वज्जनों का सादर नमन करती हूँ और साथ ही उन्हें हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्त्री के रूप में आमंत्रित किया। तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आज के विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के संवर्धन में संस्कृत का योग। आज इस विषय पर मुझे अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। अगर हम संस्कृत और हिंदी भाषा के संबंध को देखें तो संस्कृत और हिंदी भाषा में माता और पुत्री का संबंध है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ और सबसे पहले ये भी जानना जरूरी कि संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन भाषा है। संस्कृत नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि भी, वाक्य में इसे देव भाषा और संस्कृत कहा गया है। विद्वानों का मानना है कि संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 30वें सर्ग में भगवान हनुमान द्वारा किया गया था। भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक जीवन आदि सभी इसी भाषा में हमें प्राप्त होते हैं। विद्वानों के अनुसार इसका प्रारंभ वेदों के रचना काल से ही माना जाता है। विश्व की प्राचीन विभिन्न भाषाओं में से यही एकमात्र ऐसी भाषा है जो वस्तुतः स्वर्गावतीर्ण हुई है, क्योंकि विश्ववाङ्मय के अनादि ग्रंथ वेद की रचना भगवान ने इसी भाषा में की है। अनादि निधना नित्या
वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्त्याः। संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है, वह भारतीय भाषाओं की जननी है। जैसा कि हमें सभी को पता है ये बात, भारतीय जीवन धारा में धार्मिक, सामाजिक कार्य, अनुष्ठानों और संस्कारों की भी भाषा संस्कृत ही है। भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन की पूरी व्याख्या संस्कृत भाषा के वाङ्मय में समाविष्ट है। संस्कृत ने ही बृहत संस्कृति का निर्माण किया और अपनी सार्वभौमिकता व विशिष्टताओं के कारण वह इंडोचीन, भारत, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में भी प्रविष्ट एवं प्रतिष्ठित हुई। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एकता का भी शंखनाद किया। देववाणी संस्कृत साहित्य की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य के आधार पर ही मैक्स मुलर और एडलबर्ट कुहन ने तुलनात्मक प्राचीन कथा विज्ञान नामक विज्ञान को जन्म दिया। संस्कृत भाषा के कारण ही भारत जगत गुरु कहलाया। देश की इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के शिक्षण के लिए संस्कृत ही एक उत्कृष्ट साधन है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृत संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और दूसरी भारतीय संस्कृति। राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री वी.डी. जत्ती ने संस्कृत का राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्व बताते हुए कहा था कि संस्कृत भाषा भारत में पुरातन विचारों की संवाहिका, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षिका है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से ही राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकीकरण का निर्माण हो सकता है, क्योंकि यह भारतीय भाषाओं की जननी है। हमारे संस्कृत साहित्य द्वारा भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में समन्वय स्थापित किया गया है। भाषा विवाद तो संस्कृत भाषा में समक्ष नगण्य हो जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्दों का आधिक्य दक्षिण भारत की भाषाओं में तो दृष्टिगोचर होता ही है। उत्तर भारत की समस्त भाषाओं की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही हुई है। हिंदी भी उनमें से एक मुख्य भाषा है। संस्कृत भाषा के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माता और पुत्री का संबंध किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि संस्कृत भाषा के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से पुरानी हिंदी तथा पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है, जिसे आज हम सभी अपनी व्यवहारिक भाषा के रूप में बोलते हैं। हालांकि इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ या पुरानी हिंदी से, मगर वर्तमान भाषा वैज्ञानिक इसे अपभ्रंश से ही विकसित हुआ मानते हैं। हिंदी और संस्कृत, अगर हम दोनों की व्याकरणगत विशेषताओं को देखें तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं का व्याकरण जो है अत्यधिक समृद्ध है। फिर भी कुछ व्याकरणगत विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या 44 है, जबकि संस्कृत में कुल मूल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन है, जबकि संस्कृत में 16 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार अगर हम हिंदी भाषा के विकास के कालखंड की बात करें तो 3 कालों में ये हिंदी भाषा विकसित हुई है। प्रथम कालखंड जो है वो 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी का माना जाता है, जिसे प्राचीन हिंदी का काल कहा जाता है। द्वितीय कालखंड, जिसे मध्यकाल भी कहते हैं, यह 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी का माना जाता है और इस काल में हिंदी भाषा की बोलियों, अवधि और ब्रज में विपुल साहित्य रचा गया। तीसरा कालखंड 1850 ईस्वी से अब तक का माना जाता है और इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में हिंदी भाषा का स्वरूप अत्यधिक तेजी से बदला। दरअसल इस काल में हिंदी जन जन की भाषा बन गई और ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस दौरान हिंदी का संपर्क भाषा के दक्षिण भारत से भी आने वाले आजादी के नायकों ने इसे
इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की पुरजोर वकालत की। हालांकि हिंदी भाषा को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। अगर राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इनमें दो प्रमुख अंतर है। एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग का है। राष्ट्रभाषा जहां जनसाधारण की भाषा होती है और लोग इसे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, तो वहीं राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है। राजभाषा का प्रयोग अक्सर सरकारी कार्यालयों और सरकारी कार्मिकों द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन, जर्मनी और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है, लेकिन भारत जहां अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो ऐसे बहुभाषी देशों में यह समस्या है। यहाँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग है। राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में गुजरात के भरूच में हुए गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की थी। गांधी जी ने कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है और इसे सारे देश के लिए सीखना अत्यधिक आवश्यक है। हालांकि आजादी के बाद इसे लेकर बहुत तरह के विवाद हुए और अंततः अंग्रेजों के साथ इसे राजभाषा के रूप में ही स्वीकार किया गया। शुरुआत में तो यह प्रावधान 15 वर्षों के लिए ही था। साथ ही संसद को भी ये शक्ति दी गई थी कि वे अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ा सकता है। वर्ष 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने के समय के पूर्व ही अहिंदी भाषी राज्यों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अहिंदी भाषी राज्यों को ये आश्वासन देना पड़ा कि उनकी सहमति के बिना हिंदी को एकमात्र राजभाषा नहीं बनाया जाएगा। वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और वर्ष 1967 में इसे संशोधित किया गया। इसमें किए गए प्रावधानों से अहिंदी भाषी राज्यों की तो चिंता समाप्त हो गई, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय एकता का मुख्य तत्व मानने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई। सरकार ने इन चिंताओं को संबोधित करते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला दिया। इसके अंतर्गत पहली भाषा मातृभाषा होगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। दूसरी भाषा गैर हिंदी भाषाओं के लिए हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा होगी, तथा तीसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि अंग्रेजी होगी, जिससे कि शिक्षित भारतीय विश्व से भी आसानी से जुड़ सके। हालांकि विभिन्न राज्यों की सहमति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। इसी क्रम में वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग ही हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित विभिन्न समारोह जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह का आयोजन करता है। इसी के तत्वावधान में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगर हिंदी भाषा की अब हम संवैधानिक स्थिति की बात करें तो यह राजभाषा के रूप में संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में समाविष्ट है। भाग 17 में राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत 4 अध्याय हैं। इसमें संघ शासन, प्रादेशिक शासन, उच्चतम और उच्चतम न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। अगर हिंदी भाषा की वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो यह विश्व के 150 से अधिक देशों में फैले 2 करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में इसकी पढ़ाई की जाती है। विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान हिंदी का है। इसके अतिरिक्त भारत और फिजी की यह राजभाषा है। ब्रिटिश भारत काल के दौरान बहुत से श्रमिकों को भारत से बाहर ले जाया गया था। इनमें से अधिकांश देशों में हिंदी भाषा आज एक क्षेत्रीय भाषा है। ये देश है मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना इत्यादि। मॉरिशस में तो विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना की गई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा अभी भी हिंदी को नहीं मिल सका है।
अगर अब हिंदी भाषा की चुनौतियों की बात की जाए तो अगर हिंदी भाषा भी एक भाषा के तौर पर समसामयिक स्थिति का अगर विश्लेषण किया जाए तो इसके समक्ष आज अनेक चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इसे राष्ट्र भाषा की स्वीकार्यता का न मिलना है। इसके अलावा एक उच्च शिक्षित अभिजात्य वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी बोलने में शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है। आज लोग हिंदी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज उन्हें बैकवर्ड कहता है। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो तुम बैकवर्ड हो। तो इसके अलावा एक उच्च शिक्षित वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी बोलने में शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है। हिंदी भारत की सार्वभौमिक संवाद भाषा भी नहीं है। वर्ष 2011 की मतगणना के अनुसार भारत की 41% आबादी की ही मातृभाषा हिंदी है। इसके अलावा लगभग 75% भारतीयों की दूसरी भाषा हिंदी है जो इसे बोल और समझ सकते हैं। अब हिंदी भाषा के सामने एक मुख्य चुनौती यह भी है कि यह अब तक रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है। आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के दैनिक कामकाज से लेकर कार्य संचालन की भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी अपने निहित स्वार्थों के लिए हिंदी का विरोध करते हैं। अभी भी भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी ही रहता है। हिंदी भाषा की आज हालत ऐसी है कि इसके संबंध में जागरूकता सृजन के लिए विभिन्न सेमिनारों, समारोहों और कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है। आज इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राहें दिखाई हैं। गूगल के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा में जहां विषय वस्तु निर्माण की रफ्तार केवल 19% है, तो हिंदी के लिए ये आंकड़ा 94% है। इसलिए हिंदी को नई सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए तो ये इस भाषा के विकास में बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर तो प्रयास किए ही जाने चाहिए, निजी स्तर पर भी लोगों को इसे खूब प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तभी हमारी जो भाषा है वो उन्नत और समृद्ध हो सकेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, परंतु हमें अपनी मुख्य धारा से जुड़ा रहना जरूरी होता है। इसी तरह किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए वहां की भाषाओं से ओतप्रोत होना भी जरूरी होता है और राष्ट्रभाषा हिंदी इसी संदर्भ में हमें एक नए पद की ओर अग्रसर कर रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। इस सारे गर्वित व्याख्यान के लिए मैं आपका अभिनंदन वंदन करता हूं, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों को कृतार्थ किया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सारस्वत अतिथि के रूप में आदरणीय परम श्रद्धेय अपने शिक्षा गुरुजी, दीक्षा गुरुजी डॉक्टर राघव कुमार झा गुरुजी को निवेदन करता हूं, वो आके हम लोगों को अपने वाणी से अभिसिंचित करें। प्रणाम। परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय एवं सम्मानित अतिथि वर्ग, आज बहुत हर्ष की बात है कि गुरु जी के समक्ष माधव के संचालन में, संयोजकत्व में और प्रमोद शर्मा जी जो हमारे गुरु भाई हैं, हम दोनों एक ही गुरु से दीक्षा लिए हैं, उनके उपाध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है और प्रथम कार्यक्रम झारखंड का है और बहुत अच्छे ढंग से माधव जी संचालन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि भगवती माधव को झारखंड में ही नियुक्त भी कर दी है, तो झारखंड में अब जो है संस्कृत विकास संस्थान का कार्य एकदम दौड़ेगा
ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रमोद शर्मा जी से आप सहायता ले सकते हैं, वो अच्छे विद्वान हैं, वो कवि भी हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। और गुरु जी हैं ही, हम लोग हैं ही। वो मिंटू जी, कृष्णचंद्र जी, उन सब से बात नहीं हुई क्या? जी जी हुई थी। अच्छा, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हुए हैं। सबको लेकर चलना है। जी जी। और प्रोग्राम को एकदम बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। और विषय जो आपका है कि हिंदी के संवर्धन में संस्कृत का महत्व। जी जी जी। तो संस्कृत का महत्व तो हिंदी के संवर्धन में किया। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, सभी भाषाओं के संवर्धन में संस्कृत का महत्व है। संस्कृत के बिना कोई भी भाषा, भारतीय भाषा विशेषतः, पूर्ण नहीं हो सकती है। हिंदी तो विशेष रूप से संस्कृत की पुत्री ही है। जो संस्कृत का तत्सम और तद्भव शब्द है, उसका अधिकाधिक प्रयोग जो लोग करते हैं संस्कृत के हिंदी के विद्वान, वही विशिष्ट विद्वान हिंदी के कहलाते हैं। जब तक हिंदी के कितनों बड़े विद्वान हो जाएं, जब तक उस संस्कृत को सम्यक रूप से अध्ययन न करेंगे, तब तक वो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा मान्यता है, एक संस्कृत के हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे हमारा था संपर्क, वही कह रहे थे, वो निरुक्त वगैरह सब जानते थे और हिंदी के थे, संस्कृत नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन निरुक्त जैसा कठिन ग्रंथ भी वो जानते थे, उसकी भी व्याख्या करते थे। तो वही कह रहे थे कि संस्कृत का जितना मूल शब्द का प्रयोग किया जाए, संस्कृत व्याकरण से जितना शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाए, उतना ही हिंदी जो है स्टैंडर्ड हिंदी कहलाती है। अभी हिंदी भाषा में बहुत सारा दोष आ रहा है। उस दोष का निवारण संस्कृत अध्ययन से ही हो सकता है। जैसे मनोकामना का प्रयोग हो रहा है, जो एकदम गलत है, मनोकामना होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग हो रहा है, इस प्रयोग को नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय होता है। इस तरह का, जैसे बिहार शब्द है, तो बिहार में पेटकट्टा बकार नहीं होगा, उसमें वह होगा। तो इस तरह का प्रयोग जो हो रहा है, जो दोष युक्त प्रयोग है हिंदी में, उस सब का दोष निवारण तभी हो सकता है जब संस्कृत का सम्यक ढंग से अध्ययन किया जाए। तो मूलतः हम ये कहेंगे कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, सभी भाषाओं के संवर्धन में संस्कृत ही मूल है। यदि संस्कृत का सम्यक अध्ययन किया जाए, संस्कृत का सम्यक प्रचार प्रसार किया जाए, तो सभी भाषा जो है जीवित रहेंगे। उसमें हिंदी तो विशेषतः पुत्री ही है। तो इसलिए हिंदी के संवर्धन में संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व है। संस्कृत के जितने बड़े विद्वान होंगे, उतने अच्छे वो हिंदी के विद्वान हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। आज हिंदी में भी बहुत सारा, जितना क्या कहते हैं, अधिकाधिक जो छंद है, वो तो संस्कृत का छंद नहीं है। कुछ छंद जो है नूतन आ गए हैं, अपना हिंदी के कवि लोग नूतन छंद लेकर के काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि संस्कृत के बिना हिंदी जो है वह कुछ भी नहीं है। यदि कोई भी हिंदी के विद्वान है, यदि वो संस्कृत का अध्ययन नहीं किए हैं, तो मानिए उनको अभी, जैसे संस्कृत शास्त्र में कहता है ना, जो व्याकरण यदि नहीं पढ़ा है कोई, तो किसी भी शास्त्र में डुबकी लगाते रहता है, उसको कुछ मिलता उलता नहीं है। उसी तरह यदि संस्कृत को सम्यक अध्ययन जो नहीं करेगा, वो हिंदी के अच्छे विद्वान नहीं हो सकते हैं, ना अच्छे कवि हो सकते हैं। तो इस तरह यह निष्कर्ष ये होता है कि संस्कृत के बिना हिंदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पुत्री है ही, इससे भी सिद्ध होता है कि माता के बिना पुत्री का अस्तित्व क्या, कुछ भी नहीं। और माता जितनी अच्छी रहती है, जितना गुण रहता है उस पुत्री में तो आता ही है गुण। तो हिंदी के लिए यही है, और इतना ही कह करके हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। आगे हमारे गुरु जी हैं सब, और सभी को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोग करते रहिए। खास करके माधव जी जो वहाँ ज्वाइन भी कर रहे हैं, और प्रमोद शर्मा जी और जो हैं झारखंड के, वो सब लगे रहें और प्रोग्राम करते रहें। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है। इतने सारे गर्वित व्याख्यान के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों को कृतार्थ किए हैं। और मैं ये आशा करता हूँ
जो गुरुजी सदैव हम लोगों को ऐसे ही सहयोग करते रहे और हम लोगों को सदैव मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। मैं गुरुजी का पुनः प्रणाम पूर्वक अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभाध्यक्ष के रूप में हमारे प्रातः स्मरणीय आदरणीय पूजनीय गुरुजी, जो कि सदैव शिक्षा के द्वारा हम लोगों को प्रेरित किए हैं और उन जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है, ऐसे हमारे गुरुजी हैं। और पूर्व में आप लोगों को बताया ही गया है, जो व्याकरण ही नहीं अपितु सभी शास्त्र के ऋषि तुल्य हैं, सभी शास्त्र के विद्वान हैं। ऐसे हमारे गुरुजी के बीच में आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है और गुरुजी की ही असीम कृपा है। तो ऐसे में गुरुजी को निवेदन करना चाहता हूँ, जो गुरुजी आके इस विषय में हम लोगों को कुछ लाभान्वित करें। आदरणीय गुरुजी। ओम प्रणम्य से सादेवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं अस्मैत्यं आयु कामार्थ सिद्धये। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज अति प्रसन्नता का विषय है, जो हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में झारखंड के संस्कृति विकास संस्थान के द्वारा यह प्रथम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसका गठन भी बहुत हाल ही में हुआ था, बिहार स्तर पर भी, झारखंड स्तर पर भी, हम समझते हैं कि भारतीय स्तर पर हो रहा है। और उसमें भी प्रथम कार्यक्रम का मंच संचालन, सफल मंच संचालन हमारे प्रिय शिष्य, जहाँ पर हम बैठ के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हमारा अपना बरामदा है बाहर में, उसी पर बैठ के ये लोग अपना, इन लोगों को हम लोग सिद्धांत कौमुदी से अनुवाद शब्द रूप इस तरह से उनको पढ़ाया। वो आज एक शिक्षक भी बनने जा रहे हैं झारखंड में, उनका सिलेक्शन हो गया है। सुनते हैं कि 16 अक्टूबर को इन लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। और ये लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से भी आचार्य किए, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी MA में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की। और उनके द्वारा यह मंच संचालन हो रहा है, सफल मंच संचालन हो रहा है, यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। इनके जो और गुरु है जी हैं, जैसे कि राघव कुमार झा जी, वो भी हमारे शिष्य रहे हैं। साथ ही प्रमोद शर्मा जी हैं, तो वो भी जो है सो हम लोगों के शिष्य तुल्य हैं। जी नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ सर। जी जी, चलिए आपका आपने मुझे पढ़ाया है सर। चलिए, हमारी मोनिका मिश्रा जी हैं, इनका भी सारगर्भित व्याख्यान मैंने सुना। हिंदी की क्या स्थिति संपूर्ण विश्व में चल रही है, कहाँ क्या कठिनाई है, यह इस हिंदी का संस्कृत के साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में भी इन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि पिता पुत्री के साथ जैसा इन दोनों के साथ संबंध है, माता पुत्री के समान। तो माता जितना सुदृढ़ होगी, पुत्री भी उतना सुदृढ़ होगी, क्योंकि संस्कृत के ही अधिकतर शब्दों का प्रयोग जो है तो हिंदी भाषा में की जाती है जी। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण और उत्तर में जहाँ पर की भाषाई मतभेद भी हैं, उनको जोड़ने में भी संस्कृत की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। क्यों भूमिका हो सकती है कि हिंदी में अधिकतर हम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो संस्कृत तो अघोषित राष्ट्रभाषा है, संपूर्ण राष्ट्र में एक ऐसी ही भाषा है या उसके वाङ्मय है जिनका समान रूप से आदर होता है। आप कन्याकुमारी में चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वही शिव मंदिर, वही भगवान विष्णु का मंदिर, वही राम, वही कृष्ण, वही रावण, वही कंस, वही पांडव, वही दुर्योधन, यह सब कथा जो है संपूर्ण भारत में व्याप्त है। यह कथा क्या है, भाषा क्या है, संस्कृत की भाषा है। उसको भले ही हम लोग हिंदी में, उड़िया में, बंगाली में जो बोले, लेकिन सब संस्कृत की भाषा है। तो संस्कृत भले ही संविधान में उसको राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित नहीं है, हिंदी भी राजभाषा के रूप में घोषित नहीं है, लेकिन हिंदी को हम कह सकते हैं राष्ट्रभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा उसको कहते हैं जो व्यापक रूप से में हर जगह मान्य हो। भले ही वह वाणी के रूप में, ध्वनि के रूप में वही ध्वनि वहां नहीं हो, लेकिन उसमें कही गई जो बातें हैं वह उन बातों का यदि व्यापक प्रचार हो तो वह भाषा जो है सो वास्तव में राष्ट्रभाषा बन जाती है।
यदि हमारे भारत की कोई भी यदि राष्ट्रभाषा है, उसका कोई भी दूसरा स्थान नहीं ले सकता वो संस्कृत। इसीलिए इस बात को हमारे संविधान निर्माता लोग जानते थे, और यह विवाद जब शुरू हुआ, जैसा कि मुनिका मिश्रा ने हम लोगों के सामने में यह बात रखी, जो हिंदी राष्ट्रभाषा हो इसके लिए महात्मा गांधी ने 1917 में ही अपनी वकालत की थी, अपना पक्ष रखा था। लेकिन यह चलता रहा। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई उसके बाद जब यह बात हुई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो उस समय में बहुत भारी विवाद हुआ। तो अंत में निर्णय हुआ कि नहीं, राष्ट्रभाषा इसको नहीं बनाया जाए, इनको राजभाषा बनाया जाए, राजकाज के लिए हिंदी भाषा की मान्यता दी जाए। लेकिन हिंदी भाषा को जो है सो सुदृढ़ किया जाए, जिसका प्रचार प्रसार जो है सो संपूर्ण भारत में हो। तो भारत में इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, इसके लिए 2 फार्मूले दिए गए। एक फार्मूला तो जैसे कि संविधान, हमारा जो संविधान है उसकी जो अनुसूची है 353 भाग 17वां का जो के अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद है 353, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया बिल्कुल संस्कृत के संवर्धन, हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी को विकसित करने के लिए, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए, इसका फैलाव बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत की सहायता ली जाए। यह हमारे संविधान में यह बात लिखी हुई है। और गौण रूप से संविधान की अष्टम सूची में जो भाषाएं हैं संस्कृत को छोड़कर, उन भाषाओं का भी सहयोग लिया जाए। उनका तात्पर्य यही था, उसने दिया है कि मुख्य रूप से संस्कृत का सहयोग जो है हिंदी भाषा के संवर्धन में लिया जाए। उसका मतलब हुआ जो कि संस्कृत का विरोध कहीं नहीं है, संपूर्ण भारत में समान रूप से संस्कृत का प्रचार प्रसार है। जब संस्कृत के अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगेगा, होता भी है, जैसे कि हमने कभी बहुत तरह की प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण राजभाषा विभाग सब के द्वारा किया गया है। उनमें देखते हैं जैसे कि कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, अर्न लीव, अर्जितावकाश, मतलब प्रशासनिक जितने जो शब्द हैं इन सब के लिए जो अब कहते हैं रेगुलेशन का क्या हो तो नियमावली, एग्जामिनेशन इसका क्या हो तो परीक्षा, यह सारे के सारे शब्द संस्कृत के ही हैं। जब संस्कृत के हैं तो संस्कृत का कोई विरोध नहीं होगा, और नहीं होगा तो हिंदी का विरोध नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत हिंदी समझने में लोगों को आसानी हो जाएगी। अभी हमारे हिंदी में 80% लगभग 80% शब्दों का प्रयोग संस्कृत में होता है। कुछ उसमें भीतर में जो है सो देशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। अब जैसे कि अब इधर प्रयोग होता है पेट शब्द संस्कृत का नहीं है। यदि उधर, अब बहुत जगह पेट के का शब्द का प्रयोग भी अपने क्षेत्रों में नहीं होता है, लेकिन उदर शब्द का लंबोदर, बिकोदर आदि में तो हर जगह प्रयोग होता है, वह संस्कृत का शब्द है। यदि उसको उसमें समावेश कर दिया जाए और निश्चित रूप से जैसे संपूर्ण भारत के लोगों को उस हिंदी भाषा के शब्द की जानकारी हो जाएगी या क्या कहना चाहता है। भले ही बोलने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक जितना इसके संवर्धन में संस्कृत का योगदान रहा है हिंदी भाषा के संवर्धन में, तो किसी भी भाषा का संवर्धन होता है उसके साहित्य से। कितनी साहित्य की रचना होती है, साहित्य की अनेक विधाएं हैं। साहित्य की विधाएं नाटक भी है, काव्य भी है, लघु काव्य भी है, गीत भी है, सिनेमा भी है, धारावाहिक भी है, ग्रंथ जो पारंपरिक रूप में हम लोगों के यहाँ ग्रंथ आ रहे हैं वह भी है। तो संस्कृत ने क्या किया है हिंदी को बढ़ाने के लिए, जो सबसे पहले देखा जाए ग्रंथ के रूप में, आज बहुतों लोग हैं जो अपने जीवन में देवी क्या कहते हैं, देवी भागवत है, पुराण है, या कि श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत का पारायण नहीं कर पाया है संस्कृत वाला, लेकिन उसी का हिंदी वर्जन है जिसका नाम रखा गया है, कोई कहते हैं सुख सागर और कोई कहते हैं सुख सागर। हम लोग भी जब बच्चे थे, चौथे पांचवें पढ़ते थे, उस समय में उस ग्रंथ को पढ़ते थे, सुख सागर, जो पूरे संपूर्ण भागवत की कथा उसमें दी हुई है। उसके माध्यम से 2 बातें आई, हमारा संस्कृति का भी विकास हुआ। जो संस्कृत के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकते थे,
तो हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति से हम परिचित हो गए, अपने पुराणों से हम परिचित हो गए, और साथ साथ संस्कृत में कही गई जो मीठी मीठी बातें हैं उसको हिंदी में कहा गया, इसका हिंदी का प्रचार प्रसार भी बहुत अधिक हो गया। उसी प्रकार से जो ग्रंथ के रूप में हुआ, ग्रंथ के रूप में जब देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर है, हम समझते हैं कि संस्कृत के अधिकतर शब्दों का उन्होंने प्रकाशन किया है, और उस प्रकाशन के माध्यम से हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हुआ जो आज जो है सो यह कर सकती है जैसे उसकी माता राष्ट्रभाषा है, आज हिंदी भी उसकी पुत्री भी राष्ट्रभाषा बनने योग्य बनती जा रही है। उसी तरह से हम देखते हैं सिनेमा की जगत की, सिनेमा में भी यही बात है। सिनेमा के माध्यम से संस्कृत की बातों को कही गई, लोगों को बहुत अच्छी बातें लगी, उसको थोड़ा कहानी के रूप में, रूपक के रूप में, आरोप के रूप में, उत्प्रेक्षा के रूप में उसको कहा गया, बहुत लोगों को अच्छी लगी। तो हिंद उसके माध्यम से भी, अर्थात उसका मूल में जड़ में रहा संस्कृत की बातें, क्योंकि हम लोगों के काव्य के प्रयोजन में ही पढ़ाया जाता है रावणादिवत रामादिवत प्रवर्तितव्यम नो रावणादिवत। यही सिनेमा में यही बात होती है, एक कोई राम होते हैं, कोई रावण होते हैं, इन्हीं के बीच में पूरी कहानी रहती है। लगभग प्राय सभी सिनेमाओं में यही कहानी रहती है। यह संस्कृत की बातें हैं, उसको जब थोड़ा साहित्यिक ढंग से जब प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को मनोरंजन भी होता है और भाषा का भी अध्ययन हो जाता है। तो हिंदी में क्या होना चाहिए, कहाँ से हम कहानी लावें, कहाँ से उसकी बात लावें, इसके लिए हमारा संस्कृत वाङ्मय जो है सो भरपूर सहयोग उसको कर रहा है। जैसे कि हमने ये ग्रंथ पढ़ा था, बहुत हम समझते हैं कि 7वां 8वां में पढ़े थे, उसमें आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास था वयं रक्षाम। वयं रक्षाम मूलतः वो वयं रक्षाम जो उपन्यास है वो आचार्य चतुर्सेन का है, वो राम कथा पर आधारित है और रावण कथा पर आधारित है। उसमें वयं रक्षाम का शब्द जो लिया गया है, वयं रक्षाम, यह वाल्मीकि रामायण का शब्द है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में वयं रक्षाम शब्द का प्रयोग आया है रावण के लिए। रावण का सिद्धांत था वयं रक्षाम, तभी हम लोग हमारा अनुसरण करो, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा, हम रक्षा करेंगे। या इसी को हम कहते हैं राक्षस संस्कृति। अरे सब अपनी अपनी रक्षा तो अपना कर सकता है। वहीं पर दूसरी संस्कृति उस समय में थी यक्ष संस्कृति, जिसका सिद्धांत था वयं यक्षाम, हम भी जिए तुम भी जियो, हम भी भोग करें तुम भी भोग करो, किसी का कोई रक्षक नहीं, सबसे एक साथ सहयोग मिलके सहयोग करके काम करो। तो वयं रक्षामा वाली जो संस्कृति होती है वो खतरनाक होती है। यदि आप उसका साथ नहीं दीजिएगा तो आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा। इसी पर वह पूरी कहानी लिखी हुई है राम कथा पर। हाल में 84 85 में 86 87 में हम लोगों के बीच में आया धारावाहिक रामायण और महाभारत, जिसमें कि पूरा भारत जो है उनका रोड जो है तो सुना जाता। खास करके रामायण का सीरियल जब तक चलता रहता था उस समय में गाड़ी सब रुक जाती थी, ट्रेन सब रुक जाती थी। तो किसका प्रभाव था? संस्कृत का ही प्रभाव था। जो संस्कृत की बातें हिंदी में कही गई, उससे क्या हुआ? तो संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा का बहुत विकास हुआ। तो इसी तरह से हम देखते हैं गीत गाने में भी हर जगह जो है सो जब हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, संस्कृत की बातों को ही लेकर, संस्कृत में जो बातें कही गई है उनकी में जो संस्कृति कही उसी को लेकर उसका प्रचार प्रसार खूब लोगों में होता जा रहा है। तो इसलिए अब आज की स्थिति में यह है जो पहले जब साउथ में जाते थे तो हिंदी को समझने वाले कोई नहीं होते थे, लेकिन आज ये स्थिति है जो कि आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप कर्नाटक में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, अधिकतर लोग हिंदी को समझने लगे हैं। उस सब का कारण जो है यही रहा, जो कि हमारे संस्कृत शास्त्रों की जो बातें हैं उसको समझाने के लिए सिनेमा में उसका प्रयोग किया गया, सिनेमा में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। तो सिनेमा बनाएंगे कैसे, कहाँ से लाएंगे? तो सिनेमा में कही गई बातें जो है सो जैसे हम लोग कहते हैं बाणोच्छिष्टं जगत सर्वम, तो बाण की बातें जो है उसी को थीम कहाँ से लाइएगा? तो थीम तो संस्कृत में ही है। तो उसी संस्कृत में निहित जो थीम है उसी को लेकर जब पूरा हिंदी भाषा का हुआ तो सबको लगा कि ये तो हमारी अपनी भाषा है,
हिंदी जो सिनेमा चल रहा है ये तो हमारी अपनी रही बात, तो हम भी कहते हैं, ये आज हिंदी में भी वही बातें कही जा रही है। उसमें एक भावात्मक लगाव भी हो जाता है संस्कृत के माध्यम से। जब संस्कृत की बातों को जब हिंदी के माध्यम से कहते हैं तो हिंदी भाषा के साथ एक विशेष लगाव भी लोगों का दूसरे भाषा भाषी का भी बन जाता है। इसीलिए आज हम कह सकते हैं, जो कि संविधान में तो कहा गया है कि हिंदी को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत का उपयोग किया जाए, सहयोग लिया जाए, और गौण रूप से संविधान की अष्टम सूची में जो आज तो 22 भाषाएं हो गई है, संस्कृत को भी उसमें जोड़ दिया गया है, तो उन भाषाओं का उपयोग किया जाए। लेकिन यह खुशी की बात है जो कि जब उसमें हम अधिकतर देसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो फिर हिंदी जटिल हो जाएगी। मान लिया कि बिहार के देसी शब्दों का प्रयोग उसमें क्या, बिहार के लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन यूपी के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, तमिलनाडु के लिए वो भारी पड़ जाएगा। यदि संस्कृत का उनका लिया जाए तो हल्का पड़ जाएगा। इसलिए संविधान में तो कहा गया है कि उन भाषाओं का, 22 भाषाओं का भी उपयोग किया है, संविधान के अष्टम सूची का भी। लेकिन वास्तविक रूप में जब देखिएगा उसकी शब्दावली, जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली जो है राजभाषा विभाग दिल्ली से भी छपी हुई है, उसमें जब देखिएगा तो अधिकतर जो अंग्रेजी शब्दों का जो अनुवाद इसमें किया गया है, या उर्दू का, फारसी का जो अनुवाद इसमें किया गया है, उसमें अधिकतर शब्द जो है हमारे संस्कृत के ही हैं। जिसके कारण हुआ क्या है कि हिंदी बहुत समृद्ध हुई, इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक रहा। अधिक रहने के कारण धीरे धीरे ये एक समय आएगा जैसे हमारी। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ इतने अच्छे सारगर्भित व्याख्यान के लिए, हम लोगों को लाभान्वित करने के लिए गुरु जी का मैं ऐसे ही सदैव सहयोग चाहता हूँ, जो हम लोगों को अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों को ऐसे ही सहयोग करते रहें, सहयोग प्रदान करते रहें। आदरणीय गुरु जी ने बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, वर्तमान प्राचीन से लेकर आधुनिक पर्यंत आज व्यवहार पक्ष के पर्यंत तक गुरु जी ने अपने सारगर्भित व्याख्यान द्वारा हम लोगों को कृतार्थ किए। ये तो काल चक्र के बारे में कहा नहीं जा सकता है, 1 घंटा कैसे बीत गया इतने सारगर्भित व्याख्यान में। ये तो कार्य को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय में से इतना समय निकाल के संस्था को दिए, इसलिए पुनः प्रणाम है। और इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रकाश कुमार झा जी से अनुरोध करता हूं, जो कि हजारीबाग में भी शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं झारखंड सरकार में ही। उनसे निवेदन करता हूं वो धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रणाम, धन्यवाद। सिद्धान्तमोपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः शोणाधरं महकिञ्चित् वीणाधरमुपास्महे। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। आज संस्कृति विकास संस्थान के तत्वावधान में हिंदी भाषा के संवर्धन में संस्कृति का योगदान, इस विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्त्री के रूप में डॉक्टर मोनिका मिश्रा जी ने हिंदी भाषा के संवर्धन में संस्कृति का योगदान, इस विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। और अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मिश्रा मैडम को संस्कृति विकास संस्थान की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों के बीच में उपस्थित सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान परम आदरणीय डॉक्टर श्री राघव झा गुरु जी, जिन्होंने अपने सारगर्भित बातों से, वाणी से हम लोगों को कृतार्थ किया और अपने आशीर्वचन से हम लोगों को प्रेरित उन्होंने किया। इन सब के लिए गुरु जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस संगोष्ठी के सभाध्यक्ष के रूप में
हम लोगों के प्रेरणा स्रोत अभिभावक प्रोफेसर श्री सुरेश्वर झा गुरुजी, जिन्होंने अपना आशीर्वचन से हम लोगों को कृतार्थ किया। उन्होंने गुरुजी ने संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान की तरफ से उन गुरुजी को भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि गुरुजी ऐसे ही आगे कोई भी संगोष्ठी आयोजन होगा उसमें अपना मार्गदर्शन हम लोगों को प्रदान करते रहेंगे। गुरुजी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और संयोजक एवं संचालन के रूप में जो आज इस कार्यक्रम जो सफल हुआ, इनके लिए संचालन के रूप में राहुल कुमार झा जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य को संपादित किया। तथा इस सब के साथ आज इस संगोष्ठी के शुभ अवसर पर सभी लोगों ने जिन्होंने इस कार्य को संपादन करने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने या जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर नमन। धन्यवाद महोदय, आपको भी बारंबार धन्यवाद है और प्रणाम है मेरे द्वारा, जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों के बीच में उपलब्ध रहे। अब इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सभी से आग्रह करूंगा जो शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को समापन किया जाए, और जो मुझसे त्रुटि हुआ उसको क्षमा करें सभी लोग, सभी गुरुजन। ये मेरा विनम्र निवेदन है, प्रणाम है सबके चरण कमलों में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च प्रणाम।